Hello everyone and welcome back to the channel. So guys, we are back with another session for your previous year questions for your UPSC CSAT part, and in this session we'll be discussing the previous year questions from the year 2018. So step by step, one by one, हम सारे के सारे previous year questions यहाँ पे हम discuss करने वाले हैं, मतलब सभी years में से कुछ हम पैसेजेस डिस्कस करने वाले हैं. अगर आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व चाहिए इसी तरह से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, सो यू कैन ज्वाइन आवर कोर्स. द लिंक फॉर आवर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स इज गिवन in the description of the video. And guys, if you are a beginner, I have the best thing available for you. This is a comprehensive guidebook which includes everything from syllabus to strategy to sources that you need to use for your preparation for your CSAT part. So, and this ebook is absolutely free for you. So the link for this ebook is given in the description of the video. Go download this book and get benefited from it. So let's begin with the session, guys. We'll be discussing some passages from the year 2018. So how do we do that? हम कैसे करते हैं? हमेशा सबसे पहले ये देखो कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है आपसे, उसी अकॉर्डिंग फिर हम पैसेज को ध्यान से पढ़ते हैं. जैसे अब इसमें उसने हमसे क्या पूछा है? इन्फ्रेंस ढूंढना है. इन्फ्रेंस क्या होता है? अ लॉजिकल फैक्ट और अ लॉजिकल लॉजिकल की पॉइंट दैट यू कैन ब्रिंग आउट और टेक आउट फ्रॉम द पैसेज. एक ऐसा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो पैसेज में आपको क्लियरली मेंशन्ड है, आप उसको इन्फर कर सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड एन इन्फ्रेंस. तो अब पैसेज, अब इसके बाद ऑप्शन नहीं पढ़ना क्योंकि फिर बायस आ जाता है. अब क्वेश्चन आपने देख लिया, अब हमें उसी पर्सपेक्टिव से अपने पैसेज को टारगेट करना है और अब हम इसको पढ़ के इसमें से अपने आंसर्स को ढूंढेंगे. तो लेट्स रीड द पैसेज गाइस. ग्लोबल पॉपुलेशन वाज अराउंड 1.6 बिलियन इन 1990. 1990s में जो ग्लोबल पॉपुलेशन थी वो 1 अरब 6 मतलब 60 करोड़ थी, राइट. सो 160 करोड़ कह लो या 1 अरब 60 करोड़ कह लो इन 1990s. टुडे इट इज़ अराउंड 7.2 बिलियन. आज सिर्फ 20-30 साल बाद ये कितना ग्रो कर चुकी है? 7.2 बिलियन हो चुके हैं एंड इट इज स्टिल ग्रोइंग and growing. Recent estimates on population growth predict a global population of 9.6 billion in 2050. और predictions क्या है कि 2050 तक यही population 9.6 billion तक पहुंच जाएगी and 10.9 billion in 2100, और 2100 तक 10.9 billion लोग हो जाएंगे. Unlike Europe and North America, unlike Europe and North America, where only 3 to 4% of population is engaged in agriculture. ठीक है, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जहाँ पे सिर्फ 3 से 4% पॉपुलेशन एंगेज्ड है एग्रीकल्चर में, मतलब वहाँ पे एक्सटेंसिव फार्मिंग होती है. अराउंड 47% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर, जबकि इंडिया में उसी कंपैरेटिवली 47% पॉपुलेशन है जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है. इवन इफ इंडिया कंटिन्यूज टू डू वेल इन सर्विस सेक्टर एंड द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पिक्स अप, कि चाहे बेशक सर्विस सेक्टर में अच्छा करता रहे इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ भी जाए, ग्रो भी कर जाए, इट इवन इफ इट पिक्स अप, इट इज एक्सपेक्टेड दैट अराउंड 2030 व्हेन इंडिया ओवरटेक्स चाइना एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री, जो ऑलरेडी हम कर ही चुके हैं 2024 में, राइट. सो 2030 की बात कर रहा है, हमने 2024 में ही क्रॉस कर लिया है चाइना को. सो इवन इफ इंडिया कंटिन्यू, क्या करेगा, बेशक चाहे इंडिया सर्विस सेक्टर में अच्छा करे, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पिकअप हो जाए, लेकिन 2030 जब इंडिया चाइना को ओवरटेक करेगा एज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, नियरली 42% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन विल स्टिल बी प्रीडोमिनेटली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. okay? बेशक कितना ही सर्विस सेक्टर ग्रो कर जाए, बेशक कितना ही मैन्युफैक्चरिंग अच्छा हो जाए, लेकिन फिर भी 2030 तक 42% पॉपुलेशन, तब भी लगभग हाफ ऑफ द पॉपुलेशन विल बी डिपेंडेंट, प्रीडोमिनेटली डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर. तो इससे क्या पता लगता है कि एग्रीकल्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर दिस कंट्री. इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एग्रीकल्चर इज द बिगेस्ट, आई थिंक द मोस्ट, you can say, predominantly predominantly active or predominantly something that pushes दिस इकोनॉमी इज एग्रीकल्चर सेक्टर के. एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में है? एम्प्लॉयमेंट में, यही उसने कहा है. तो अब ऑप्शन देखते हैं अपने क्या इन्फ्लुएंस निकाला जा सकता है यहाँ से. प्रॉस्पेरिटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस टू इंडिया. बिल्कुल सही बात है कि एग्रीकल्चर सेक्टर अगर प्रॉस्परस नहीं होगा तो इंडिया की 42% पॉपुलेशन गरीब ही रह जाएगी. सेकंड, इंडियन इकोनॉमी ग्रेटली डिपेंड्स अपॉन इट्स एग्रीकल्चर. इंडिया की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है. इकोनॉमी डिपेंड नहीं करती, वो क्या कह रहा है कि इतने परसेंट लोग इस पे एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट है.
और पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो इकोनॉमी को बहुत डिपेंड करता है। इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है? नहीं। ठीक है, अभी ये डायरेक्टली हम नहीं निकाल सकते, ये इन्फ्रेंस, ये अजम्पशन है एक। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया शुड टेक स्ट्रिक्ट मेजर्स टू कंट्रोल इट्स रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। नहीं, ये भी नहीं कह रहा कि वो ग्रोथ पॉपुलेशन को रोके, पॉपुलेशन ग्रोथ को रोके। एंड लास्ट, इंडियाज फार्मिंग कम्युनिटीज शुड स्विच ओवर टू अदर ऑक्यूपेशंस टू इम्प्रूव देयर इकोनॉमिक कंडीशंस। इंडिया की जो फार्मिंग कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, अब वो उसको स्विच ओवर करना चाहिए। ये अब देखो, ये शुड, ये जो होता है ना, ये सारे आपको क्या होता है, सलाह दे रहा है वो, कि इसका अजम्पशन या कंक्लूजन क्या होगा। ठीक है, ये इन्फ्रेंस नहीं होते। इन्फ्रेंस सिर्फ ये है जो लॉजिकल फैक्ट पैसेज में गिवन है, कि इंडिया की एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रॉस्पेरिटी इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है, या इंडियन इकोनॉमी जो बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही है एग्रीकल्चर पे इकोनॉमी डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं, तो इस सेक्टर का प्रॉस्परस होना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ व्हाट इज़ इम्प्लाइड बाय द पैसेज। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस टू इंडिया, राइट। इन दिस, भाई इस सेक्टर का, बेशक उसने बोला है यार कि बेशक सर्विस सेक्टर और अच्छा करे या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और अच्छा हो जाए, लेकिन स्टिल इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट रहेगी। तो इसका, इससे क्या लाजमी बात निकलती है कि एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रॉस्पर होना बहुत ज़रूरी है अगर इंडिया को एक ग्रोइंग कंट्री या डेवलप्ड कंट्री बनना है तो। सो दैट वाज द राइट इन्फ्रेंस ऑफ द पैसेज। चलो, नेक्स्ट हमें फिर से कॉरोलरी ढूंढनी है सेकंड पैसेज में। कॉरोलरी वही इन्फ्रेंस ही होता है एक तरह से, कि क्या आप इससे मतलब इन्फर कर पा रहे हो, क्या इससे समझ पा रहे हो आप। तो मोस्ट लॉजिकल कॉरोलरी टू द पैसेज, सो सेम थिंग एज इन्फ्रेंस। तो पढ़ते हैं पैसेज। मेनी पैथोजेंस, पैथोजेंस मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो खाने को खराब करते हैं, उनको पैथोजेंस बोलते हैं। तो मेनी पैथोजेंस दैट कॉज फूड बॉर्न इलनेस आर अननोन। तो ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिससे खाने से, जिनकी वजह से खाने से जो बीमारियां होती हैं, वो अभी भी अननोन है, मतलब हमें पता ही नहीं है। फूड कंटामिनेशन कैन अकर एट एनी स्टेज फ्रॉम फार्म टू प्लेट। सही बात है कि कंटामिनेशन कहीं भी हो सकता है, चाहे वो फसल में हो, चाहे वो आपकी प्लेट में जब आए, चाहे वो तब वहाँ ख़राब हो जाए घर पे रखा रखा। सिंस मोस्ट केसेस ऑफ फूड पॉइजनिंग गो अनरिपोर्टेड, और क्योंकि ज़्यादातर फूड पॉइजनिंग के केसेस जो हैं वो अनरिपोर्टेड चले जाते हैं, कोई उसको डॉक्टर के पास जाकर नहीं ट्रीट कराता, अनटिल अनलेस कोई सिवियर केस हो जाए, वो फार्मेसी से दवाई लेके अपना घर पे कर लेते हैं। तो सिंस मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ फूड पॉइजनिंग सॉरी go unreported, the true extent of global foodborne illness is unknown। कि जो ग्लोबल फूडबॉर्न इलनेस है, मतलब पूरे ग्लोब में जो खाने से जो बीमारियां होती हैं, उसका जो ट्रू एक्सटेंट है वो अभी भी समझा नहीं जा सकता, क्योंकि बीमारियां रिपोर्ट, ये मतलब फूड पॉइजनिंग की जो रिपोर्ट है, ये डॉक्टर में रिपोर्ट ही नहीं होती। इम्प्रूवमेंट्स इन इंटरनेशनल मॉनिटरिंग हैव लेड टू ग्रेटर पब्लिक अवेयरनेस। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग की इम्प्रूवमेंट होने से थोड़ा मतलब पब्लिक अवेयरनेस ज़रूर बढ़ी है। येट द रैपिड ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन इंक्रीजेज कंज्यूमर्स vulnerability by making food harder to regulate and trace। लेकिन रैपिड ग्लोबलाइजेशन की वजह से फूड को ट्रेस कर पाना, ठीक है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और उसको रेगुलेट कर पाना। जैसे अब मान लो कि मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल है। अब मैकडोनल्ड्स की जो बर्गर्स हैं वो कहाँ बनते हैं किसी को नहीं पता, कितने दिन वो स्टोर रहते हैं, कितना प्रेजर्वेटिव है, कितना कब तक उसकी शेल्फ लाइफ होती है, किसी को आइडिया नहीं होता। तो यही चीज़ है जो रैपिड ग्लोबलाइजेशन की वजह से फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया है और कंज्यूमर्स की वल्नरेबिलिटी बढ़ गई है, बाय मेकिंग फूड हार्डर टू रेगुलेट एंड ट्रेस। वी हैव द वर्ल्ड ऑन आर प्लेट्स, सेज एन ऑफिशियल ऑफ WHO। कि पूरी दुनिया हमारी प्लेट में रखी हुई है, जो चाहे इटली का पिज़्ज़ा, चाइनीज़, ठीक है, कहीं का भी खाना, साउथ इंडिया का खाना हम नॉर्थ इंडिया में खा रहे हैं, नॉर्थ का साउथ में, या पूरे वर्ल्ड में खा रहे हैं। तो दिस इज़ हाउ द ग्लोबलाइजेशन हैज़ मेड फूड अ वेरी वेरी रेडिली अवेलेबल एंटिटी, और इसी की वजह से बहुत सारी जो फूड बॉल इलनेस है वो अनरिपोर्टेड चले जाते हैं, उनको ट्रेस नहीं किया जा पा रहा। तो अब उसने क्या ऑप्शन दिए हैं कि क्या कॉरोलरी है, क्या समझ सकते हैं इस पैसेज से हम। विद मोर ऑप्शंस ऑफ फूड, विद मोर ऑप्शंस फॉर फूड कम मोर रिस्क। सही बात है, जितने ज़्यादा तरह के फूड होंगे उतनी ज़्यादा इलनेस होगी। फूड प्रोसेसिंग इज द सोर्स ऑफ ऑल फूड बॉर्न इलनेस। ये देखो, जो एक्सट्रीम ऑप्शन होते हैं इनको शुरू में एलिमिनेट कर दिया करो, कि फूड प्रोसेसिंग ही सारी बीमारियों की जड़ है। नहीं, उसने बोला फार्म से भी हो सकती है बीमारी। वी शुड डिपेंड ऑन लोकली प्रोड्यूस्ड फूड ओनली। हमें सिर्फ लोकली प्रोड्यूस फूड पे ही सर्वाइव करना चाहिए, ऐसा नहीं है गाइस, फिर मुश्किल हो जाएगी। अगर एक जगह पे, अगर कहीं पे अकाल आ गया या कुछ सूखा आ गया, कोई बीमारी आ गई, तो वो मर जाएंगे, क्योंकि हम लोकली प्रोड्यूस है। तो करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा उसको रेगुलेट और ट्रेस करना चाहिए। एंड लास्ट, ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन शुड बी कर्टेल्ड। वो क्या करें कि भाई ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन को कम कर देना चाहिए। या अब देखो, उसने जो
कम कर देना चाहिए, ये उसका एक अजम्पशन है कि भाई ये बीमारी हो रही है इनसे और हम ट्रेस नहीं कर पा रहे, लेकिन ये अजम्पशन है कि ऐसा करना चाहिए। लेकिन जो कॉरलरी है वो क्या है कि जितने ज़्यादा तरह के फूड ऑप्शन होंगे उतनी ज़्यादा तरह के आप पे रिस्क बनते रहेंगे, क्योंकि उसको रेगुलेट ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है खाने को जब वो अलग अलग जगह से ट्रांसपोर्ट होके आता है या शेल्फ लाइफ के साथ प्रेजर्वेटिव्स के साथ बन के आता है, तो ये जानना बहुत मुश्किल है कि बीमारी कहाँ से शुरू हुई है। और दूसरा रीज़न है कि हम रिपोर्ट भी नहीं करते, वो भी एक रीज़न है। ठीक है, तो आई थिंक ऑप्शन ए इज़ द राइट कॉरोलरी। नेक्स्ट थर्ड पैसेज पढ़ते हैं गाइस। फिर से हमें एक इन्फ्लुएंस ढूंढना है और ये बताना है कि पैसेज में क्या कहा जा रहा है। तो पढ़ते हैं गाइस। आई एम अ साइंटिस्ट privileged to be somebody who tries to understand nature using the tools of science। अच्छा, किसी की ऑटोबायोग्राफी है शायद, ये तो कह रहा है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ, प्रिविलेज टू बी समबडी हु ट्राइज टू अंडरस्टैंड नेचर यूजिंग द टूल्स ऑफ साइंस। कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैं खुशकिस्मत हूँ कि भाई मैं नेचर को, प्रकृति को साइंस के टूल से समझता हूँ। बट इट इज़ ऑल्सो क्लियर दैट देर आर सम रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट साइंस कैनॉट रियली आंसर, सच एज व्हाई देयर इज समथिंग इंस्टेड ऑफ नथिंग। सही बात है। वो क्या कह रहे हैं कि देखो, वैसे मैं नेचर को साइंस के टूल से समझता हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि कुछ ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो साइंस आंसर नहीं कर सकती। जैसे कुछ भी नहीं क्यों नहीं है, यहाँ पे जो भी हो रहा है, धरती क्यों बनी है, क्यों, वाई इज इट देयर, सो वाई इज देयर इज समथिंग इंस्टेड ऑफ नथिंग, वाई आर वी हियर, हम यहाँ क्यों हैं, उसका रीज़न क्या है, उसका कारण, पर्पस क्या है। इन दोज डोमेन्स आई हैव फाउंड दैट फेथ प्रोवाइड्स अ बेटर पाथ टू आंसर्स। और वो कह रहे हैं कि ऐसे सवालों में, ऐसे बातों में, मतलब फिलोसॉफिकल बातों में मुझे समझ आता है कि जो बेटर पाथ है, साइंस से बेटर पाथ जो है वो फेथ, मतलब आपका धर्म, आपका विश्वास, आपका जो आपकी आइडियोलॉजी है, वो आपको बेटर आंसर प्रोवाइड करती है। आई फाइंड इट ऑडली एनाकनिस्टिक। ठीक है, कि मुझे बड़ा ही एनाकनिस्टिक लगता है दैट इन टुडेज कल्चर, कि आज के कल्चर में देयर सीम्स टू बी अ वाइड स्प्रेड प्रिजम्पशन दैट साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल व्यूज आर इनकम्पैटिबल। कि मुझे बड़ा ही एनार्किस्टिक ये थॉट लगता है कि लोग जो आज भी कहते हैं कि भाई धर्म, मतलब स्पिरिचुअल या साइंटिफिक जो व्यूज़ हैं वो इनकम्पैटिबल हैं। मतलब कैसे लोग हैं जो उनको आज तक एक दूसरे के साथ समझ नहीं पा रहे कि साइंस अपनी जगह पे सही है और आपका फेथ, आपकी स्पिरिचुअलिटी अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। वो क्वेश्चन जो साइंस नहीं आंसर कर सकती वो आपका फेथ आंसर कर रहा है, और जो फेथ आंसर नहीं कर पा रहा है वो साइंस आंसर कर रहा है। सो दे आर इंटरट्वाइंड विद ईच अदर, ये कहना चाह रहा है वो। तो अब ऑप्शन पढ़ते हैं। इट इज़ द फेथ एंड नॉट साइंस दैट कैन फाइनली सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ मैनकाइंड। ये देखो एक्सट्रीम ऑप्शन है, खत्म कर दो। नेक्स्ट, साइंस एंड फेथ कैन बी म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर प्रॉपर डोमेन्स आर अंडरस्टूड। यस, यही मैं आपको कह रहा था, साइंस और फेथ म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, देर आर सम वेरी फंडामेंटल क्वेश्चंस व्हिच कैन नॉट बी आंसर्ड बाय आइदर साइंस और फेथ। ऐसा नहीं कह रहा वो। ठीक है, फंडामेंटल क्वेश्चंस फेथ से अच्छे तरीके से आंसर किए जा सकते हैं, ये कहा है उसने। और लास्ट, इन टुडेज कल्चर साइंटिफिक व्यूज आर गिवन मोर इंपॉर्टेंस इन स्पिरिचुअल व्यूज। नहीं, ऐसा भी नहीं कह रहा वो। कह रहे कि भाई लोग कह रहे हैं, लोग सोचते हैं कि, मतलब जो लोग ये सोचते हैं वो एनार्कनिस्टिक है कि साइंस और रिलीजन अलग अलग हैं। ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के साथ कभी नहीं जुड़ सकते। लेकिन जो ऑथर कहना चाह रहे हो, क्या कह रहे हैं, मैं साइंटिस्ट हूँ लेकिन मैं फेथ पे भी विश्वास रखता हूँ कुछ ऐसे सवालों के लिए जो साइंस आंसर नहीं कर पा रहा। तो साइंस एंड फेथ आर कैन बी म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर प्रॉपर डोमेन्स आर अंडरस्टूड। कि उन दोनों के अगर प्रॉपर डोमेन समझे जाए तो वो म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री बन सकते हैं। सो दैट इज द राइट इन्फ्रेंस दैट इज कन्वेड बाय द ऑथर। और एक और पैसेज करेंगे गाइस आज। द ऑथर वांट्स इंडिया टू रिड हरसेल्फ ऑफ सर्टन पास्ट बॉन्ड्स बिकॉज। तो उसने बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा है कि ऑथर चाहता है कि इंडिया अपने कुछ पुराने बॉन्ड्स जो हैं उनसे छुटकारा पाले। ऐसा क्यों है, अब वो पढ़ते हैं गाइस। दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम। वो क्या कह रहे हैं, वो फिर पर्सनल किसी की ऑटोबायोग्राफी की, हालांकि मैंने ज़्यादातर पास्ट ट्रेडिशन और कस्टम को ख़त्म कर दिया है। वो कह रहा है जो बंदा है, ऑथर जो है, दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम एंड आई एम एंक्शियस दैट इंडिया शुड रिड हर सेल्फ ऑफ ऑल शैकल्स दैट बाइंड एंड कंटेन हर एंड डिवाइड हर पीपल। और मैं चाहता हूँ कि इंडिया भी वो सारी बेड़ियों को तोड़ के आज़ाद हो जाए जो उसको रोकती हैं और उसके देशवासियों को, उसके लोगों को बांटती हैं। एंड सप्रेस वास्ट नंबर्स ऑफ दम, और बहुत ज़्यादा लोगों को दबा के रखती हैं, मतलब अंडर डिस्क्रिमिनेशन रखती हैं। एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, और बॉडी की, दिमाग की सही प्रॉपर फ्री डेवलपमेंट होने से में रुकावट पैदा करती हैं। द स्पिरिट, आत्मा की
दो आई सीक ऑल दिस, अब वो कह रहे हैं कि हालांकि मैं ये सब चाह रहा हूँ कि इंडिया आज़ाद हो और हमारे जो गलत आइडियोलॉजीज हैं उनसे हम छुटकारा पाएं, येट आई डू नॉट विश कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम द पास्ट कम्प्लीटली। लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं कि लेकिन फिर भी मैं अपने आप को अपने पास से कंप्लीटली कट ऑफ नहीं करना चाहता। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज़ बीन एंड इज आर्स, एंड आई एम कॉन्शियस दैट आई टू, like all of us, am a link in that unbroken chain which goes back to the dawn of history in the immemorial past of India। और वो कह रहे कि मैं बिल्कुल कट ऑफ नहीं होना चाहता, क्योंकि मैं गर्व हूँ, मैं प्राउड हूँ, मैं गर्व महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं उस चेन का हिस्सा हूँ, उस इनहेरिटेंस का हिस्सा हूँ जो सदियों से, दशकों से और पता नहीं कितने हजार सालों से हमारी हिस्ट्री का हिस्सा रही है, और मैं भी उसी का कड़ी का एक हिस्सा हूँ जो उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहता हूँ। लेकिन बस जो खराब ट्रेडिशन है, जो खराब चीज़ें हैं, उनसे मैं चाहता हूँ कि मतलब जो सोसाइटी पे गलत प्रभाव डालती हैं, जो पास्ट ट्रेडिशन या कस्टम, जैसे सती प्रथा या छुआछूत या बाल विवाह, ये सब चीज़ों को हटा देना चाहिए। लेकिन जो मेरे पास से जो मेरा रिलेशन है उससे मैं अलग नहीं हो सकता, क्योंकि वही मेरी पहचान है, इस तरह से कहा है उसने। तो अब ऑथर क्यों चाहता है कि इंडिया शुड रिड हर सेल्फ ऑफ सर्टन पास्ट बॉन्ड्स, कि कुछ ऐसे पास्ट बॉन्ड से इंडिया को भी अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि ही इज़ नॉट एबल टू सी द रेलेवेंस ऑफ पास्ट, नहीं। देर इज़ नॉट मच टू बी प्राउड ऑफ, नहीं, ये भी नहीं कह रहा, वो तो कह रहा है मैं प्राउड हूँ। ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नहीं, बिकॉज दे ऑब्स्ट्रक्ट हर फिजिकल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, यस, क्योंकि ऐसे कुछ पुराने ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, जिससे उसकी स्पिरिचुअल और फिजिकल ग्रोथ में रुकावट आती है। तो इस चीज़ को ऑथर ने यहाँ पे बताया है कि यहाँ ये हमें मतलब बुरी चीज़ें छोड़नी चाहिए और अपने प्राउड जो कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन है, उससे हमें जुड़े रहना चाहिए, ये पैसेज में कहा गया है, एंड दैट इज़ द राइट आंसर। तो गाइज ये थे आज के प्रैक्टिस कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस। ऐसे ही कल और एक सेशन में लेके आऊँगा जिसमें और हम 2018 के ही और क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, पैसेजेस को। लेकिन अगर आपको ये सारे पैसेजेस, ठीक है, सारे कंप्लीट जितने भी एक साल में और सभी सालों में पैसेजेस डिस्कस किए गए हैं और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस इन आवर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, ठीक है। जस्ट अंडर 100 आवर्स वी आर प्रॉमिसिंग टू प्रिपेयर यू फॉर CSAT, जिसमें इस कोर्स में आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस, हर टॉपिक वाइज आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं, अलॉन्ग विद डाउनलोडेबल PDFs एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको गिवन है। साथ के साथ एक टेस्ट सीरीज है जिसमें आपके सेक्शनल टेस्ट हैं और फुल लेंथ टेस्ट हैं, आपको सिमुलेशन देने के लिए आपके एग्जाम की। वीकली लाइव डाउट सेशन कंडक्ट होते हैं जिसमें आप लाइव अपने डाउट्स पूछ सकते हो फैकल्टी मेंबर से, और लाइव रिविजन क्लासेस भी अब बहुत जल्द शुरू होने वाली हैं, जिसमें आप अपने रिविजन और अपनी डाउट अपने फैकल्टी से पूछ पाओगे। सो you can join this course. The link is given in the description of the video. And if you have any further doubt regarding anything else, you can call us on this number during the office hours, that is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. I'm again repeating it. You can drop us an email at hello@edutap.co.in. And guys, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है, अगर आपको ये सारा एक्सप्लेनेशन, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हेयर, एंड प्लीज़ अपना फीडबैक हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िएगा, बताइएगा कि कैसे लगते हैं आपको सेशंस, आपको इनसे बेनिफिट होता है या नहीं होता है, राइट। सो थैंक यू सो मच once again. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you'll do very well in the long run. So having said that, I'll take your leave for today. I'll see you again tomorrow with more such sessions. Till then, guys, all the very best, and keep on working hard in the right direction. Thank you so much, and happy learning to all of you.